सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आप म्यूट कर दीजिए। आदित्य आप भी म्यूट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो किसी को भी तो आप व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, अपने जो क्लास होने वाली है वो 40 मिनट के आसपास होगी। यदि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है आपको जाना नहीं है, हम वापस कनेक्ट करेंगे इसको। कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है, पावर डिस्कनेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए आपको क्लास ड्रॉप नहीं करनी है, पूरे 40 मिनट क्लास होती है, कभी कभी ये 45 मिनट तक जाएगी। आप सब लोग कंटिन्यूस से जुड़े रहेंगे। ओके, सब आ गए। आदित्य आप अपना वीडियो म्यूट कर दीजिए। कल हमने लोकतंत्र के गुण देखे थे, आज हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष। आप इन्हें केवल एक टॉपिक नहीं समझे, कल आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे उसमें जो सवाल थे हमने हल किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में निर्वाचन की आयु मूल संविधान में कितनी थी? सवाल आ जाए, मूल संविधान में मतदान की आयु क्या थी? तो 21 वर्ष। और वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। आपसे पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन से ये हुआ, तो आंसर क्या आएगा? 61, 1989। बहुत सारे ऐसे, जैसे निर्वाचन आयोग कब बना? 1950 में बना। अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये सारे सवाल आपके 10th में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, और कॉम्पिटिशन्स के तो ये है ही हैं। तो इनको केवल ये नहीं समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक है लोकतंत्र के गुण और दोष वाला, जबकि बहुत सारे इसमें सवाल और भी ऐड करके, क्योंकि यही टॉपिक हमें दोबारा ना पढ़ाना पड़े, इसीलिए सारे टॉपिक्स इसके साथ जोड़कर जो इसके साथ आगे दोबारा से हमें करवाने वाले हैं वो यही हम कर रहे हैं। नेहा आवाज आ रही है? ठीक है, लोकतंत्र के दोष देखें। पहले हम अमेरिका का एक उदाहरण लेते हैं। अमेरिका और भारत में बड़ा अंतर क्या? आपने कभी सोचा है अमेरिका इतना हाईटेक, इतना पावरफुल, इतना विकसित, भारत में सब कुछ है, टैलेंट है, शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, सारे काम है, शिक्षित भी हैं, मंगलयान हम भेज रहे हैं, चंद्रयान हम भेज रहे हैं, तेजस हमने बना लिया, वो सारे काम जो आसानी से संभव नहीं है, हार्ड है, वो हम सारे करते हैं, फिर भी हम विकसित क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है, हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर यानी कि नियम कानून बनाने की जो संस्था है उसे हम कहते हैं संसद। सवाल आ जाए, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? याद रखना है, काम का सवाल है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आंसर क्या आएगा? विधि या कानून निर्माण। 10th क्लास बोर्ड ने सवाल पूछा है, 12th क्लास बोर्ड ने सवाल पूछा है, आपको भी याद रखना है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा होता है? विधि या कानून निर्माण करना होता है। संसद को हम और क्या कह सकते हैं? संसद को हम विधायिका कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें जो कानून निर्माण का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे यहाँ कानून निर्माण कौन करते हैं? संसद सदस्य। कौन करते हैं? संसद के सदस्य। और संसद सदस्य ही कैसे हो सकते हैं? अयोग्य भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी अयोग्य होते हैं, मैं ये कह रहा हूं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ अभी तो पढ़े लिखे नॉलेजेबल नेता आने लग गए। इससे पहले की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो स्कूल का पता नहीं है
कि स्कूल भी वो कभी गए हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन भारत में एक मुख्यमंत्री साहिबा हुई हैं ऐसे, और वो ये नहीं जानती थी कि किस प्रकार से स्कूल होता है, क्या पढ़ाई लिखाई होती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छे नियम बनाएंगे, क्योंकि जिनको यही नहीं पता कि स्कूल होता क्या है, वो स्कूल के बारे में क्या जान सकते हैं और वो नियम क्या बनाएंगे। ऐसे यदि सांसद हो जाएं, संसद के सदस्य हो जाएं, जिनको कभी स्कूल नहीं जाने का मौका मिला, कभी कॉलेज नहीं गए, उनको ये पता नहीं कि मेडिकल क्या होता है, हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, साइंस क्या होती है, एजुकेशन, गेम्स क्या होते हैं, कृषि क्या होती है, और फिर उनसे पूछा जाए कि आप चिकित्सा मंत्री के रूप में क्या कार्य करेंगे, तो उन्हें चिकित्सा का च भी नहीं पता, मेडिकल का एम भी नहीं पता, तो वो क्या नियम बनाएंगे। आप सोच सकते हो। तो अयोग्यों का शासन, कौन से शासन का दोष है? लोकतंत्र का है। हमारे यहाँ कई बार ऐसे नेता, ऐसे सांसद चुनकर आ जाते हैं जो वाकई उस पद के लायक नहीं होते, उनका उस फील्ड से कोई जुड़ाव नहीं होता, इसीलिए हम लोग विकास में पिछड़ जाते हैं। जबकि होता क्या है, अमेरिका में विशेषज्ञों का शासन होता है, विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, और इनकी राय ली जाती है। क्या ली जाती है? राय ली जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम खेल मंत्री बना रहे हैं, और खेल मंत्री बना दिया मुझे, और मैंने कभी जिंदगी में एक आधे गेम के अलावा कभी कोई गेम खेला नहीं। मेरे से पूछा जाए बैडमिंटन के लिए क्या किया जाए, या महिला क्रिकेट के लिए क्या किया जाए, या बालिकाओं के गेम्स में प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कभी खुद ही गेम नहीं खेला, तो उनके प्रमोशन के लिए क्या आइडियाज होंगे मेरे पास, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुझे एजुकेशन फील्ड के बारे में जानने का अगर अवसर मिले या बताने का अवसर मिले, तो ज्यादा नहीं तो मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, कॉलेज का, पीजी कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का, एजुकेशन लाइन, स्कूल लाइन का, एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों को क्या समस्याएं आएंगी, ये सारी चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जो शासक होते हैं वो अयोग्य भी हो सकते हैं, और वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में विशेषज्ञों का शासन आता है, वहां स्पेशल होते हैं डिपार्टमेंट के साथ। हमारे यहाँ चुनाव के आधार पर अपराधी भी चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक अपराधी साबित नहीं होता तब तक वो अपराधी नहीं कहला सकता है। तो ये एक भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ अयोग्य व्यक्ति भी आ जाते हैं। दूसरा देखें, भ्रष्ट शासन व्यवस्था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे डीएनए में क्या बस चुका है? भ्रष्टाचार बस चुका है। बहुत सारे ईमानदार लोग हैं भारत में, देश के प्रति समर्पित बहुत सारे लोग हैं, कुछ मात्रा में भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी इतने ज्यादा का भ्रष्टाचार कर देते हैं कि आम नागरिक का जीना दूभर हो जाता है। जो वास्तव में जीना चाहता है, वास्तव में जो आसानी से कार्य करना चाहता है, उसका काम क्या हो जाता है? दूभर हो जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता था, वो इस भ्रष्टाचार के कारण जीवन यापन नहीं कर पाता है। आज आप देखते हैं मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, वो उसका कारण भी यही है कि बहुत सारे लोग पैसे देकर नियुक्ति पाना चाहते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं। ये गलत रास्ता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है भ्रष्ट और दूसरा है आचरण। तो जिसका आचरण क्या हो? भ्रष्ट हो, या क्या हो? गलत हो। गलत किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उचित कर्तव्य। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, और अगर मैं मेरे कर्तव्य के साथ न्याय नहीं करता हूँ, बच्चों को समझा नहीं पाता हूँ, केवल टाइम पास करता हूँ, केवल कहानियां सुनाता हूँ, केवल बच्चों को इधर उधर की बातें करके टाइम खराब करता हूँ, तो ये क्या है? एक प्रकार का ये भी भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये चीज क्या है, और जब एग्जाम में वो शब्द आए तो बच्चा उसको एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि रट्टा मार पद्धति कभी सक्सेस नहीं हो सकती। कितना रट लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा सीपीयू आप सब जानते हैं, मॉनिटर ये है। हम कंप्यूटर का सीपीयू में भी एक स्टोरेज पावर लिमिटेड होती है, इसमें भी एक लिमिटेड पावर ही है।
जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक ये स्टोर नहीं कर पाएगा, पजल्ट हो जाएगा, फिर हमें कहेंगे क्या पढ़ा क्या नहीं, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप हो जाएंगे। जब तक हम क्लियर चीजों को नहीं करेंगे, स्पष्ट कि हाँ ये चीज ये होती है और इसका आंसर ये होता है, तब तक हमें आनंद भी नहीं आएगा। विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन चीजों को समझना चाहिए, हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज का मतलब ये होता है। तो भ्रष्टाचार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला कौन सा? भ्रष्ट, और दूसरा आचरण। भ्रष्ट का मतलब क्या है? गलत, यानी कि वे व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं करते और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए पहले से ही पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कौन है? डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर साहब है। और अभी कौन सा टीका लगा रहे हैं? कोरोना का टीका लगा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें पहले से ही पैसे दे रही है। क्या दे रही है? गवर्नमेंट पहले से ही सैलरी दे रहे हैं, और ये टीका लगाने के लिए हमसे अलग से पैसा ले रहे हैं। आप देखें, इनकी ड्यूटीज थी, इनका कर्तव्य था कि ये आम नागरिक को टीका लगाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टीका किसने दिया? सरकार ने दिया। सैलरी किसने दी? सरकार ने दी। इनका कार्य क्या था? जनता को टीका लगाना, वो भी निःशुल्क, क्योंकि इनका पेमेंट किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। लेकिन इस पेमेंट के बावजूद भी वो अलग से हमसे पैसा ले रहे हैं। यही क्या है? भ्रष्टाचार है। तो लोकतंत्र में क्या निकल कर आता है? भ्रष्टाचार, जिसमें आम जीवन को कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा देता है। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, पोल आवंटन, ये इतने से बड़े घोटाले हैं। आप एक के आगे 17 जीरो लगा लो, इतनी बड़ी डिजिट हो जाती है ये। मुझे नहीं लगता कि मैं मेरी पूरी जिंदगी में पैसे भी काउंट कर पाऊंगा क्या, इतना बड़ा घोटाला ये। आप देखें, बिहार में चारा घोटाला, दुनिया भर के, ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, मैं इतने घोटाले गिना सकता हूं आपको। लेकिन ये क्या है? क्या एक व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता होती है? कभी नहीं। क्या एक व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो सकता है, इतना ज्यादा उसका बड़ा पेट है, इतना लालच हो सकता है कि वो पूरे 100 लोगों को ही खा जाए? ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ होता है? लोकतंत्र में होता है, क्योंकि लोकतंत्र में आसानी से पैसे का घपला, भ्रष्टाचार साइड वे किया जा सकता है। इसीलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है? भ्रष्टाचार है। अब इसको रोकने का उपाय भी आपको याद रखना चाहिए, डीबीटी योजना। मोदी जी ने इसको रोकने के लिए कार्य क्या किया है? सीधे बैंक ट्रांसफर। आपने डीबीटी का नाम सुना होगा। मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया जाए कि जनता के खातों में, बैंक खातों में सीधा जाए, इसीलिए कोई भी गरीब का पैसा ना खा सके, तो इस पर काम किया जा रहा है। फिर देखें, सार्वजनिक धन और समय का व्यय। सार्वजनिक धन की तो हमने बात कर ली। समय देखें, हमारे यहाँ कानून कैसे चलता है? सबसे पहले संसद क्या बनाती है? नियम। हमने अभी पढ़ा, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? नियम या कानून का निर्माण करना। जब ये नियम बनता है, पहले इसको ऐसे देख लें, सरकार, ये भाई सबको याद हो जाना चाहिए, अभी काम आएगा बाद में। इसके 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार को। किसे कहते हैं? सरकार को। ये भी सरकार और ये भी सरकार। इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी और उनका मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये सब जरूर सुना होगा आपने। कार्यपालिका को और क्या कह सकते हैं?
विधायिका कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, और न्यायपालिका तो आप जानते ही जानते हैं। अब पूरे साल भर अपने को ये याद रखना ही रखना है कि जब भी मैं विधायिका की बात करूं तो आपके समझ में आना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, संसद की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कार्यपालिका की बात करूं तो आपके समझ में आना चाहिए कि वे लोग जो सरकार में शामिल हैं, वे लोग जो सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे हैं, वे लोग जो देश के रोजमर्रा के काम के साथ साथ देश को चला रहे हैं, क्या कहलाते हैं, सरकार कहलाते हैं, जिसमें मंत्री परिषद पूरा शामिल है। अब यहाँ एक सवाल और बनता है, क्या मंत्री परिषद शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये भी आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये आपने समझ में आना चाहिए। मंत्री तीन प्रकार के, पहले मंत्री होते हैं कैबिनेट, पहले मंत्री कौन से होते हैं, कैबिनेट, दूसरे कौन से, राज्य, और तीसरे कौन से, उपराज्य मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के, तीन, पहले कौन से, कैबिनेट मंत्री, दूसरे कौन से, राज्य मंत्री, और तीसरे कौन से हैं, उपराज्य या उपमंत्री होते हैं। इन सबको मिला दिया जाए तब तो ये कहलाएगा क्या, मंत्री परिषद कहलाएगा। अगर तीनों को मिला दिया जाए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री, तब तो ये क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है। लेकिन अगर इनको ना मिलाएं और केवल केवल कौन सा रखें, कैबिनेट, तो ये क्या कहलाएगा, मंडल कहलाएगा। मंत्रिमंडल बहुत बार सुना होगा, गहलोत साहब के मंत्रिमंडल की बैठक आज है, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के वीआईपी मंत्री या बड़े मंत्री या अपने विभाग के सबसे बड़े मॉनिटर गहलोत साहब मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। मोदी जी कैबिनेट की बैठक है, इसका मतलब बड़े मंत्री कौन से, कैबिनेट वाले, ये सब मंत्री और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग है, इन दोनों को इसमें नहीं बुलाया जाता है। कई बार राज्य मंत्री को आवश्यकता होने पर बुला लिया जाता है, उप का तो कैबिनेट में कोई काम है ही नहीं। तो यहां तक की बातें हमारे समझ में आ गई। तब हम समय की बात करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, सरकार, सरकार के कितने अंग पढ़ लिए, तीन, पहला कौन सा, कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका को हम क्या कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, दिन प्रतिदिन काम करने वाली चीज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भारत सरकार, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, डायरेक्ट मोदी जी आते हैं। राजस्थान सरकार तो डायरेक्ट कौन आते हैं, श्रीमान गहलोत जी आते हैं। यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास चेहरा आता है। तो सरकार में कौन, मंत्री और उनका पूरा मंत्री परिषद आता है। फिर हमने अंतर कर लिया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्री परिषद में तीनों के तीनों मंत्री आते हैं, और मंत्रियों के प्रकार भी हमने पढ़ लिए, कितने प्रकार होते हैं, तीन। पहला कौन सा प्रकार, कैबिनेट, वे मंत्री जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, अपने विभाग के स्वतंत्र होते हैं और प्रधानमंत्री के बराबर का हिस्सा रखते हैं, लेकिन होते अधीन प्रधानमंत्री के ही हैं। कौन से मंत्री कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। दूसरे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र भी हो सकते हैं और कैबिनेट के अधीन भी हो सकते हैं। आपको याद होगा राजस्थान में श्री गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब हैं, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं। पूरा शिक्षा विभाग इनके पास है, जो अपने माध्यमिक शिक्षा है, लेकिन ये राज्य मंत्री होते हुए भी स्वतंत्र मंत्री हैं, आपको ध्यान में रखना है। और उप तो आप जानती हो इन दोनों की सहायता के लिए होता है। यहां से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ इतनी बातों में। नेहा समझ में आ रहा है बेटा, निकिता, यस सर। ओके। आगे देखें, हम समय की बात करते हैं। संसद ने क्या बनाए, नियम, इनको लागू करने का काम कौन सा होगा, दूसरी संस्था के पास, और वो कौन सी है,
कार्यपालिका। अब ये समस्या हो गई, अगर संसद ही नियम बनाती और कार्यपालिका उसे लागू नहीं करती, केवल संसद ही लागू करती, तो इसमें फास्ट प्रोसेसिंग होता, समय लोकतंत्र में बहुत लगता है, पहले आदेश जारी होते हैं, फिर ये कार्यपालिका भी किनको देगी, नौकरशाही को देगी। ये किसके पास चला गया, नौकरशाही। इसमें कौन होते हैं, आईएएस से लेकर चपड़ासी, 4th क्लास तक सब नौकरशाही का हिस्सा है। नियम किसने बनाए, संसद ने बनाए। संसद के बाद लागू कौन करेगी, सरकार, कार्यपालिका। कार्यपालिका के सहायता के लिए कौन होते हैं, नौकरशाही, कर्मचारी, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये सब लोग उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। आप समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का जो आकलन है, जनगणना जो अभी होने वाली थी, कोरोना की वजह से नहीं हुई, उसमें एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी उन नियमों का पालन करता है, और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम इसमें होता है। दूसरा, इसमें समय का अपव्यय कैसे होता है कि लोकतंत्र में फैसले बड़े लंबे समय से लिए जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे यहाँ महिला आरक्षण की बात उठती है, महिला आरक्षण की, किसमें, संसद में, कि भाई हमने पंचायती राज में जब 50% आरक्षण दे दिया बालिकाओं के लिए, तो बेटर ऑप्शन है कि ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं जो 8वीं पास हैं वो सरपंच बन सकती हैं, तो ये बढ़िया चीज है उनके लिए। ऐसे ही महिलाओं के आरक्षण की बात की जाए तो ये बिल आजाद भारत से आज तक पास नहीं हो पाया, आज तक भी पास नहीं हो पाया है। इसमें बहुत लंबे समय इसमें हमारे यहाँ खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें बहस ज्यादा होती है, वोटिंग सिस्टम, इसके कानून की प्रक्रियाएं। जब हम पढ़ेंगे कानून निर्माण आगे के चैप्टर्स में, तब वहां बताएंगे कि कानून निर्माण में और उसे लागू करने में कितना समय हो जाता है, किस प्रकार की गतिविधियों का सामना हमें इसमें करना पड़ता है। तो महिला आरक्षण बिल पास अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थक हूं, लेकिन हमारे यहाँ जो अंतिम न्याय व्यवस्था है कानून बनाने की, वो किसके पास है, वो है संसद के पास, और उन्हें ही लागू करना है, आप और हम नहीं कर सकते हैं। फिर देखते हैं दल प्रणाली। दल को हम क्या कहते हैं, पार्टी। दल, दल क्या है, किसी विशेष विचारधारा को लेकर, आप इसको याद रखना है, किसी विशेष विचारधारा को लेकर सत्ता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास, किसका उदाहरण है, दल का। देखो भाई, दल और दबाव समूह में सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये होता है सत्ता प्राप्ति का ही। ये सवाल आपको परेशान करेगा, बोर्ड में अगली साल आएगा आपके, हर साल हर कोर्स में, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, या ग्रेजुएशन कोई लेवल हो, हर जगह ये सवाल आता है 6th क्लास से लेकर कंप्लीट एजुकेशन में, कि दल और दबाव समूह क्या है, दोनों में अंतर क्या है। बहुत आसानी से मैं समझाता हूँ, बहुत सारे अच्छे बच्चों के दिमाग में भी ये बैठता नहीं है कि वास्तव में ये रामायण है क्या चीज। दल तो वो समझ जाते हैं, लेकिन दबाव समूह और दल में अंतर जब तक नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो, दल की एक विचारधारा होती है, विचारधारा का मतलब क्या होता है, जैसे कांग्रेस का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक विचारधारा आती है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का सहयोग इस पार्टी में ज्यादा होता है, और ये खुलकर मुस्लिम विचारधारा का समर्थन करने वाली पार्टी है। ये मेरे ओपिनियन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, बीजेपी का नाम आते ही हिंदुत्व की राजनीति की बात आती है, सपा बसपा की बात आते ही बिहार से जुड़ा हुआ मामला नजर आता है, आम आदमी पार्टी का नाम आते ही हमारे से दिल्ली का नाम आता है,
AIDMK तृणमूल बंगाल से, AMDI के साउथ इंडिया से, अलग अलग क्षेत्रों की विचारधारा को लेकर ये अपने साथ नजर आते हैं। इसे हम और देख सकते हैं, इसे हम और देखें विचारधारा को, तो ये अपना एजेंडा जनता के सामने लेकर जाते हैं। जनता के सामने कैसे लेकर जाते हैं कि भाई हम पार्टी में आ गए, हम सरकार में आ गए, तो ये काम आपके लिए कर देंगे। तो विचारधारा निश्चित होती है किसकी? दल की। जबकि दबाव समूह की क्या होती है? बदलती रहती है, बदलती रहती है। एग्जाम्पल देखो, अन्ना हजारे साहब पहले तक आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआत में नहीं थे और लास्ट में भी नहीं जुड़े, लेकिन आम आदमी के आंदोलन में उनका सहयोग था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये पार्टी बनाने वाले हैं, वो साइड में हट गए, क्योंकि उनकी विचारधारा में क्या आ गया? परिवर्तन। दल की विचारधारा क्या होती है? निश्चित। दबाव समूह की विचारधारा क्या होती है? परिवर्तन। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो है सत्ता प्राप्ति का। दल सत्ता प्राप्ति करता है, दबाव समूह सत्ता प्राप्ति नहीं करता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। जब कोई सत्ता के लिए कार्य कर रहा हो, गवर्नमेंट में आना चाह रहा हो, सरकार के लिए प्रयास कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? दल कहलाता है। ये आपको याद रखना है। दबाव समूह कभी भी दल सत्ता के प्राप्ति के लिए काम नहीं करता, कुछ समय के लिए बनता है, अपना प्रेशर बनाता है, अपना काम करवाता है और साइड में निकल लेता है। क्या कहलाता है? दबाव समूह। अब दल प्रणाली अहितकारी कैसे है? दल प्रणाली में अपने लोगों का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो इस विचारधारा के उनका सहयोग किया जाता है। अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, पश्चिमी बंगाल में भी इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा बीजेपी को लोगों को मारा गया, बहुत सारे हिंसाएं हुई। तो ये एक प्रकार से क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बीजेपी के साथ ही हुआ है, कांग्रेस के लोगों के साथ भी होता होगा, आम आदमी पार्टी के साथ, तृणमूल के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये विचारधारा का जो लड़ाई है, वे दल अपने हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम नहीं करते। इन्हें केवल सत्ता प्राप्ति से काम है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ये वादे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो दल और दबाव समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए, बड़ा सवाल है। 4-5 अंतर हम आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या है? सत्ता प्राप्ति के लिए कौन काम करता है? दल। और कौन नहीं करता? तो दबाव समूह सत्ता प्राप्ति के लिए काम कभी भी नहीं करता है। यह भी बहुत काम की चीज है। अगर हम इसे कहें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या कहें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये कहां पाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? स्विट्जरलैंड में। कहां पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड। अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम समझते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को चुनने के बाद, ध्यान से समझना, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को हमने चुन लिया, चुनकर संसद में भी भेज दिया, शपथ वगैरह भी ले ली, लाल गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी भी मिल गई, IAS वगैरह भी, सचिव वगैरह भी मिल गए, काम भी करने लग गया, उसके बाद यदि वो सही काम नहीं करता है तो वापस बुलाने का अधिकार होगा। वापस बुलाने का अधिकार किसके पास होगा? जनता के पास। कितना बढ़िया हो जाए, ये लो जी साहब, मोदी जी काम नहीं कर रहे, हट जाओ, गहलोत साहब काम नहीं कर रहे, हटो, दूसरी सरकार को आने दो। तो आप बताएं कितना शानदार काम हो जाएगा, हर व्यक्ति काम करेगा। इसे ही क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया है, शुद्ध लोकतंत्र कहा गया है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है। सवाल आ जाए उत्तरदायी लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। इसमें क्या होता है कि जनता के चुनने के बाद भी नेताजी आ गए, बढ़िया ठाट हो गए,
उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब तो एसी के आनंद की नसीब में आ गए, अब कोई हटाने वाला नहीं है, ऐसे समय में मतदाता उसे वापस हटा सकते हैं। इसे ही उत्तरदायी सरकार कहते हैं। जबकि लोकतंत्र क्या है? अनुत्तरदायी सरकार है। एक बार चुनने के बाद तो 5 साल तो गए, 5 साल तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। ऐसे में जनता परेशान होती रहती है। मतदाता उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कोई रुचि नहीं लेना, उदासीनता या रुचि नहीं लेना। इस प्रणाली की समस्या क्या है? जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े होते हैं चुनाव में, एक को मिले 10% वोट, एक को मिले 9% वोट, एक को 3% और एक को 2%। टोटल अगर अपन देखें तो ये 19 और ये 5, टोटल 24% वोट पड़े। आप समझ सकते हैं 76% लोगों ने तो भाग ही नहीं लिया। 76% लोगों ने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया। और लीडर कौन बनेगा? जो केवल 10% वोटों वाला है, जिसको 90% लोग चाहते ही नहीं हैं। आप इससे आकलन लगा सकते हो कि मतदाता की कितनी ज्यादा रुचि होगी। और मतदाता इसीलिए इसमें वोट डालना ही नहीं चाहता, वो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता, और उसका ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं है कि मैं लोकतंत्र में जुड़ूं, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा कारगर शासन नहीं है। इसमें प्रत्येक मत का कोई मूल्य नहीं होता है। उदासीनता इसमें ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हारने वाले के पास भी लगभग उतने ही वोट हो जाते हैं कई बार जितने जीतने वाले के पास होते हैं। एक वोट से हारने वाला भी इसमें जीत का, एक वोट से ज्यादा पाने वाला भी इसमें आसानी से जीत कर आ जाता है। इसलिए मतदाता का रुझान इस प्रणाली में क्या रहता है? कम ही रहता है। इसके बाद है निर्धन देशों के लिए अनुपयुक्त। आप जानते हो सबसे ज्यादा हमारे चुनाव में क्या होता है? खर्चा। और चुनाव आते ही कई लोगों के तो मजे हो जाते हैं। कैसे? फ्री में बहुत सारा खाना मिलता है, पैसा मिलता है, वाइन्स वगैरह, शराब वगैरह मिलती है। और ये सब अपवाद है, नहीं होना चाहिए। कानून बना रखे हैं सरकार ने इनको रोकने के लिए, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि कितने कानून कारगर हैं और कैसे हो सकते हैं। इसीलिए निर्धन देशों के लिए ये काम सही नहीं है। आप आइडिया लगा सकते हैं कितने कर्मचारी इस वोटिंग में लगते हैं, उनकी सैलरी, खाना खर्चा, पूरा एक महीना काम का ठप, चुनाव प्रचार में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो गरीब देश के लिए ये चीज नहीं है। दूसरा, संकट काल में अनुपयोगी। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या कर दिया? हमला कर दिया हम पर, और हमला करने के बाद हम लगातार अगर नियमों में उलझ जाएं, संसद में ही हम लोग जानते रहे कि हमें क्या डिसीजन लेना है, तब तक वो देश हम पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। इसलिए संकट काल में तेजी से फैसले होने चाहिए, और इसमें तेजी से फैसले करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें तो बहुत धीमे, हमने पढ़ाई था कि इसमें समय और धन बहुत ज्यादा लगता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसले देश हित में जल्दीबाजी में जल्द होने चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। नेता परिवर्तन से अस्थिरता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, माननीय गहलोत साहब अभी बहुत सारी योजनाओं के नाम चेंज कर रहे हैं जो वसुंधरा राजे जी ने चलाई थी। अगली साल राजस्थान में तो हर 5 साल से आप लोग चेंज कर रहे हैं। अगली साल जब वसुंधरा जी आएंगी तो वो यही काम करेंगी कि पूरे 2-3 साल तो जो योजनाएं हैं उन्हीं का नाम चेंज करने में वो लगा देंगी। क्यों? क्योंकि नेता अपना नाम दिखाना चाहते हैं। जैसे ही नेता परिवर्तन होता है, अस्थिरता का माहौल बन जाता है। फिर नैतिकता की जगह झगड़ा करते हैं। हमारा कार्य है कि आम जनता की सेवा ईमानदारी के साथ। नैतिकता का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज पर। नैतिकता का अर्थ क्या है? आत्मा की आवाज पर। आत्मा की आवाज सुने और जनता का कार्य करें। इसमें से कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप करना। बाकी टाइम अप हो रहा है, ये क्लास खत्म होगी। कोई सवाल? निकिता, शांतनु, किसी भी प्रकार का कोई सवाल?
क्या आवाज आ रही है? आप इसे होमवर्क